हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए P100 फिजिक्स, मैं HD पांडे, SDP सर। और बेटा आज के चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जानते हैं बेटा कि यह आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, IT एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहली हेडिंग बेटा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस चैप्टर के डीप में जाने के पहले सबसे पहला जरूरी काम बेटा कि यह है कि फोर्स होता ही क्या है। NALEM में बेटा आपकी जो चैप्टर शुरू होता है वह फोर्स, व्हाट इज द फोर्स। तो जानते बेटा कि फोर्स जब कहते हैं कि इंटरएक्शन बिटवीन टू बॉडी, इंटरएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यानी कि कहीं पर भी यदि दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तुओं के बीच में जो इंटरएक्शन होता है आप उसी को कहते हैं कि यह फोर्स लग रहा है वहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ बेटा यदि फोर्स को डिफाइन करना है आपको कि फोर्स क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो वस्तुओं के बीच इंटरैक्शन जो होता है वही फोर्स कहलाता है। अब यह भी हो सकता है कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु हो और ये कोई उसका इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ पर कोई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कोई फील्ड हो, या दो फील्ड्स हैं उनके बीच भी फोर्स लगेगा। एक फील्ड और एक वस्तु है तभी फोर्स लगेगा। डिफरेंट टाइप के बेटा फोर्सेज होते हैं। तो उनके कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, तो मैं बहुत ही बेसिक से आपको यह पूरा यह जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, यह चैप्टर में आपको जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और मैं जीरो से लेकर के बेटा एडवांस तक आपको बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट बताने वाला हूँ। यानी कि यदि आपने इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपको फिर कभी भूलेगा नहीं, यानी कि भूलना भूल जाओगे, भूलोगे नहीं कभी, भूलना भूल जाओगे, हाँ पक्का। और यदि एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए बेटा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ताकि हमको लगे कि हाँ आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अवश्य कर दें सब्सक्राइब। अपने अदर जो फ्रेंड सर्किल हो वहाँ पर भी बोले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना जरूर बताइएगा। तो आइए चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में क्या है। तो बेटा तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जब कोई इंटरेक्शन हो रहा होता है ना, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर फोर्स लग रहा है। बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, यानी कि एक ऐसा हो सकता है कि दो वस्तुएं हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु हो और कोई फील्ड हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो हम कहते हैं वहाँ फोर्स लग रहा है। ओके, अच्छा। अब ये भी हो सकता है कि दो फील्ड हो, चार्ज बहुत दूर पर है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी वहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। तो यदि हम कोई चार्ज उसमें तीसरा रख देंगे तब भी वहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने किसी वस्तु को, उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया तो वहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। मीन्स यू कैन से दैट इज द फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडी और द टू फील्ड्स आर द ए बॉडी एंड इन इट्स इन्वायरमेंट। अब अगला पॉइंट है बेटा कि इसमें जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे अब यहाँ पर एक, जब आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पर आप ये भी पढ़े होंगे कि पुशिंग आर पुलिंग, द काज ऑफ द पुशिंग आर द पुलिंग, यानी कि वह काज जिसके कारण किसी वस्तु को पुश या पुल करते हैं तो आप कहते हैं कि वह फोर्स है। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जैसे लोअर स्टैंडर्ड पे यदि आप देखते हैं, मीन्स लेमैन की भाषा में कहा जाए, तो यदि उसकी भाषा में बोलें कि भाई फोर्स क्या है तो आप कहेंगे पुश और पुल। तो काज ऑफ द पुश आर पुल, यानी कहीं पर किसी वस्तु का वह काज जो पुश और पुल करता है किसी वस्तु को या ट्राई करता है पुश या पुल का, तो मीन्स दैट इज, यू कैन से दैट इज द फोर्स। तो आप कहते हो बेटा कि द मीन्स कि फॉर लोअर द क्लासेज यू कैन से दैट इज द काज ऑफ द पुशिंग और द पुलिंग इज कैन बी से दैट इज द फोर्स। ओके, तो बट लेकिन अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मान लीजिए कि आपको पढ़ा न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स में हम यहाँ पे कहना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा कि मीन्स कि पुश आर द पुल, मीन्स वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी देखिए बहुत ही आगे सब कुछ बहुत इंटरेस्टेड है, तो अब यहाँ पे मीन्स ये पहली बार डिफिनीशन आपके दिमाग में बढ़ गया कि फोर्स होता ही क्या है। तो इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज आर द बॉडी एंड द इन इट्स इन्वायरमेंट, आर यू कैन से दैट इज द बिटवीन टू फील्ड्स। चलिए अब सवाल ये बेटा कि यहाँ पर शब्द कहा जा रहा है, एक शब्द आया कि इंटरैक्शन। तो नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इंटरैक्शन, मीन्स इंटरैक्शन होता ही क्या है। कहा गया कि दो वस्तुओं के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तभी फोर्स लगता है। इंटरैक्शन मीन्स कुछ लेन देन,
एक दूसरे से कुछ संपर्क हो, वहाँ पर कुछ लेन देन चल रहा हो, वहाँ पर कोई एक्सचेंज हो, तो दैट इज़ द सिंपली यू कैन से दैट इज द देयर बी सम इंटरेक्शन। तो देखो बेटा, तो ऑलवेज ड्यू टू एक्सचेंज, यानी कि इन दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन तभी होता है जब उनके बीच में किसी भी चीज़ का, किसी भी पार्टिकल का या पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर का उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ऑलवेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द सम पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, बेटा देखिए कुछ पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर और जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज पार्टिकल्स। यानी सपोज कर बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पर एक मास ले लूँ m1 और यहाँ पर एक मास ले लूँ m2 और उनके बीच की मैं कहूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस है यार, तो आप मैं पूछूँ बेटा कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काम कर रहा है। सवाल ये है कि यहाँ तो संपर्क में है भी नहीं, यहाँ कौन किसको पुश किया, कौन किसको पुल किया, तो यहाँ फोर्स लगा कैसे। यानी कि यह वाला मास क्या कर रहा है, इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों के बीच में आप जानते हैं कि ऐसे फोर्स को कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में फोर्स एक लग रहा है और ये जो फोर्स है बेटा, अब यहाँ सवाल है कि दिस फोर्स इज द अट्रैक्टिव ऑफ द नेचर। अभी डिटेल में आगे मैं बताऊंगा बेटा। तो अब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर कौन, न किसी को कोई पुल किया, न किसी को कोई पुश किया, तो फिर फोर्स लगा इनके बीच में कैसे। तो अब यही है बात, यही समझने की बात है बेटा कि यहाँ फोर्स क्यों लगा। इसलिए लगा क्योंकि इसके चारों तरफ इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके भी चारों तरफ इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब यहाँ पर दो फील्ड के बीच में देखिए, अब यहाँ पर इसकी फील्ड चारों दिशाओं में सभी तरफ, ऑल इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसकी भी फील्ड बड़ा इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देखिए इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में है ना, सभी दिशाओं में है ना। तो इसकी फील्ड इसके चारों तरफ सभी संभव दिशाओं में है, इसकी भी फील्ड इसकी चारों तरफ सभी संभव दिशाओं में है। अब क्या होगा, अब यदि हम इस बिंदु पर देखा बेटा क्या हो रहा है, तो इस बिंदु पर क्या हुआ, दो फील्ड है। फील्ड मतलब क्या होता है, इनर्जेटिक स्पेस, यानी कि ऐसा स्पेस जहाँ पे एनर्जी है। तो फील्ड मीन्स इनर्जेटिक स्पेस, यानी कि कोई भी स्पेस जिसमें एनर्जी भरी हुई है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो एनर्जी, तो हम कहते हैं कि वह फील्ड है किसी की, जैसे चार्ज का फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके बेटा, तो यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि दो, एक ही बिंदु पर दो फील्ड है, इसकी भी और इसकी भी, तो दोनों फील्ड में क्या हो रहा होगा, इंटरएक्शन। अब आप कहते हैं कि इन दोनों मास के बीच में क्या हो रहा है, तो आप यू कैन से नाउ हियर दैट देयर इज सम इंटरएक्शन। और वे हुआ कैसे, तो अब आगे देखिए कि ये हुआ कैसे। अब बेटा देखिए, अब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेटा जब पहले अलग होता था, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि वीक फोर्सेज प्रोड्यूसेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ। अब यह जो है, अब सोचिए कि 8-10 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है बेटा कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स की बेसिक नेचर क्या है, फोर्स किस लॉ को फॉलो करता है, फिर और आगे पूरा डिटेल। तो फिलहाल अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन कि वीक फोर्स प्रोड्यूसेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ। अब यहाँ बेटा ना वीक फोर्स की बात कर रहा है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए फोर्स कितने टाइप के हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि वीक फोर्स क्या होता है। क्वेश्चन 10 साल पहले ही पूछा जा चुका है। यदि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में यदि फिर दोबारा रिपीट कर दिया, तो आज के डेट में क्या आपकी तैयारी है, क्या आज बेटा आप इस आज के डेट में क्या आप इसको जानते हैं। यदि जानते हैं बेटा बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ P100 फिजिक्स पर कंटिन्यू बने रहिए। आपको मैं द बेस्ट फिजिक्स अभी आज के डेट में देखा जाए, आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बेटा, तो अभी 7 मंथ आर स्टिल देयर, यानी कि आपको नीट 2025 का भी एग्जाम होने में आज के डेट से देखा जाए तो 7 मंथ आर देयर, यानी दैट इज द सफिशिएंट टू क्रैक योर नीट एग्जाम, नीट 2025। 2025 के नीट में आप सिलेक्शन चाहते हैं बेटा, तो P100 फिजिक्स पे कंटिन्यू, अभी मैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे देता हूं। तो देखिए बेटा, तो अब यहाँ पर वीक फोर्सेज प्रोड्यूसेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ। अब सवाल ये बेटा कि इसके ऑप्शंस दिया हुआ था, नंबर 1 दिया हुआ था ग्रेविटॉन्स,
नंबर 2 दिया होता मेसॉन, नंबर 3 दिया होता फोटॉन, नंबर 4 दिया होता बोसॉन। अब आप किस पे आंसर मारना चाहेंगे, तो मैं आपको फिलहाल यहाँ पर आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत डिटेल में है सब कुछ वीडियो बेटा। शुरू से लेकर के लास्ट वीडियो को अवश्य देखते जाइएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं भी कोई नया टॉपिक पढ़े बेटा तो आप तुरंत उसको देख लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है उतना वीडियो देख लीजिए बेटा। तो चलिए अब यार देखिए, अभी से आप सोचेंगे कि इसका सर आंसर बताइए तुरंत फटाफट। तो ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटांस, तो ये है ग्रेविटांस होते क्या हैं आगे मैं डिस्कस करूँगा। मेसॉन क्या होते हैं ये मैं आगे डिस्कस करूँगा बेटा, इनका पूरा नाम है पाई मेसॉन। फोटॉन, आप फोटॉन को जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। बोसॉन, तो यह बोसॉन आप नाम हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हो, लेकिन यह चूंकि फर्स्ट फोर्स क्या है, तो फोर्स में बेटा बिना इसके आप इस क्वेश्चन को कैसे देंगे, तो यही करेक्ट आंसर है बोसॉन। तो वीक फोर्सेज होते क्या हैं मैं आगे डिस्कस किया हूँ वीडियो बेटा बहुत डिटेल में। अब यहाँ पर आइए मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं कि यहाँ पर जो हेडिंग अभी आप हम लोग देखे हैं, इस हेडिंग पर बेस्ट क्वेश्चन मेडिकल इंटेंसिया में कितनी बार और कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले ही आ चुके हैं। अभी क्या था क्वेश्चन, देखिए बेटा पूछा गया अगले उसी एग्जाम में, फिर अगले साल पूछा गया था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू, यानी कह रहा है बेटा अब इस क्वेश्चन में कि टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन इन द स्ट्रिंग बिलोंग टू, यानी कह रहा है कि जो टेंशन फोर्स होता है, जो टेंशन होता है वह किससे बिलोंग करता है। अब कह रहा है कि नाम क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ग्रेविटेशनल होता है, यानी कि जो टेंशन फोर्स होता है बेटा वह कैसा होता है, क्या वह उसका नेचर ग्रेविटेशनल होता है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि क्या उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, क्या उसका नेचर थर्मोडाइनामिक होता है, और क्या उसका नेचर मैकेनिकल होता है। अब आप किस पे निशान मारना चाहेंगे, एक सेकंड तुरंत सोचिए बेटा कि किस पे निशान मारना चाहेंगे। क्या ग्रेविटेशनल पर मारना चाहेंगे, नहीं भाई, इसका मैकेनिज्म कुछ और है। क्या आप थर्मोडायनामिक पे मारना चाहेंगे, नहीं भाई, इसका भी मैकेनिज्म बेटा कुछ और है। और क्या मैकेनिकल पे मारना चाहेंगे, हो सकता है कि सोचें कि यहाँ मैकेनिकल ही होगा, टेंशन है ना तो मैकेनिकल ही होगा, नहीं भाई, इस नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है। अब सवाल ये रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कभी यह तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं कि टेंशन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या रिश्ता है कि नहीं। तो अब देखो बेटा, तो टेंशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या कोई रिलेशन है, हाँ मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो गया बेटा वह हो गया कि जो टेंशन होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है बेटा। यानी कि यदि मैं कहूँ कि टेंशन किस कैटेगरी का फोर्स है, तो बेटा आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका नेचर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह तो कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो अब पूछा गया था क्वेश्चन कि नेचर ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। अब बेटा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो नेचर ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, तो यह जब आप फ्रिक्शन पढ़े होंगे बेटा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यदि कहीं पढ़े होंगे तो याद करिए कि फ्रिक्शन तुरंत सबसे पहले जब फ्रिक्शन का हेडिंग आप डालते हैं बेटा, तो फ्रिक्शन में सबसे पहले पढ़ना होता है कि इसका नेचर क्या होता है, यह लगता कहाँ है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, किन बातों पे डिपेंड करता है या किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर होते हैं बेटा, तो आपको न्यूमेरिकल फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल ही सब कुछ पेपर में सॉल्व करना है, थ्योरी तो बहुत ही कम ही रहती है, लेकिन वो सारे न्यूमेरिकल इसी थ्योरी और कंसेप्ट पर ही डिपेंड करते हैं। यदि थ्योरी कमज़ोर होगी, यदि कंसेप्ट कमज़ोर होगा, तो फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बस दो ही चीज़ होता है बेटा कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, और वह उसका मीन्स जो थ्योरी बेटा आप पढ़े हो, जो फार्मूला आपको याद है वह, और प्लस न्यूमेरिकल में जो पूछा है वह, उनको कोरिलेट करने का तरीका, इम्प्लीमेंटेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और उसी को मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, वह चीज़ आपके अंदर मैं डेवलप करता हूँ। अब चलो बेटा, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए तो अब यहाँ पे कह रहा है कि नेचर ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बेटा, तो नेचर ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स यानी कि अब चलिए अब हम लोग किस पे निशान मारा जाए। नेचर ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बेटा पूछ रहा है, तो किस पे निशान मारे, मैकेनिकल पर, इलेक्ट्रिकल पर, थर्मोडायनामिक पर या कि केमिकल पर। तो केमिकल तो फिलहाल यहाँ होने की कोई संभावना नहीं है। अब आप हो सकता है थर्मोडायनामिक सोचा, फिलहाल ये भी नहीं होने की संभावना है। हो सकता है कि आप मैकेनिकली विषय में सोच रहे हो, पक्का मैकेनिकल के विषय में हो सकता है सोच रहे हैं बेटा, लेकिन यह भी नहीं है।
मैकेनिकल नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन मैकेनिकल से इसका कोई रिश्ता नहीं है। तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, वह इसका नेचर 100% यह इलेक्ट्रिकल होता है। सवाल ये है कि कैसे। अब आप सोच रहे होंगे बेटा, यदि नहीं कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके मन में डाउट आएगा कि ये इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन फोर्स क्या इलेक्ट्रिकल होता है? हाँ, 100% बी श्योर बेटा, अच्छी तरह से पढ़िए कि यह इलेक्ट्रिकल होता है बेटा। अब सवाल यह है कि क्यों होता है, तो आइए अब यहाँ दोनों पे बेटा मैं दोनों की बातें को देखिए। दो का आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आया, किसका किसका बेटा? तो यहाँ पर नेचर आया टेंशन का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और यहाँ पर फ्रिक्शन का जो नेचर आया वह इलेक्ट्रिकल आया। अब सवाल यह है कि इन दोनों के पीछे रीजन क्या है। तो अब मैं पहले रीजन पे चलता हूँ। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीजन आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जानते बेटा कि यहाँ पर जानते हैं कि कहीं पर भी यदि दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स बेटा कहीं पर भी, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है जिससे आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। अब मॉलिक्यूलर फोर्स का जो नेचर होता है बेटा, उसका जो ग्राफ आता है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बना होता है। जो यह डिस्टेंस है बेटा, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, यह इस पे वाई पे पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, और यह जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं आर नॉट, और यह डिस्टेंस होती है बेटा आर। तो यह जो आर नॉट होता है बेटा, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम अप्रोच, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यानी कि आर नॉट का नेचर क्या है, देखिए देख रहे बेटा कि यहाँ पर अच्छा, अब जो बेटा यह पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ से क्या जरूरत पड़ गई भाई, तो F इक्वल टू माइनस du/dr बेटा। F इक्वल टू यानी कि जो फोर्स होता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो F इक्वल टू माइनस du/dr। U क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो यह इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच का डिस्टेंस है। दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल इन्फिनिटी से आ रहा है मान लीजिए बेटा। तो जब वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो उनके बीच का जो फोर्स कैसे वेरी करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी F इक्वल टू माइनस du/dr। देखो बेटा, तो अब यहाँ पे देखिए इस पे फोर्स डिपेंड करेगा। अब जब यह पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो, देखिए ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो जब यह पॉजिटिव हो जाती है तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ठीक बेटा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब ये R की वैल्यू इनके बीच में कम हो जाएगी, मीन्स कि R लेस देन R नॉट हो जाएगा, तो यह फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। और जब यह R की वैल्यू R नॉट से ज़्यादा होगी तो यह फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है बेटा, अट्रैक्टिव होता है, तब यह फोर्स अट्रैक्टिव होगा। क्लियर हो गया? यानी कि जो रूट काज है, अब आप कह सकते बेटा यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसका जो रूट काज है बेटा वो क्या है? तो जो रूट काज है, तो रूट काज बेटा देखिए क्या है, तो रूट काज किसका? फ्रिक्शन फोर्स का। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो रूट काज है बेटा वो है मॉलिक्यूलर फोर्स, वो है मॉलिक्यूलर फोर्स। तो रूट काज है, तो रूट काज है क्या बेटा? इसका मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि यदि कहा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाने को कहा जाए कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यह मॉलिक्यूल जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा वह इस ग्राफ को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट काज क्या बेटा? रूट काज इसका मॉलिक्यूलर फोर्स है। मीन्स कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के नेचर पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स, जो हम ऑलरेडी बेटा फ्रिक्शन फोर्स के चैप्टर में एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर मैं सारी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ बेटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का करंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी हम लोग पहली हेडिंग लिए हुए हैं फोर्स क्या होता है, तो मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ बेटा कि फोर्स क्या होता है। आइए चलिए, तो यहाँ पर बेटा यह लेक्चर देखने के बाद में शुरू से लेकर के लास्ट वीडियो को देखे जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस लेक्चर में आपको मैं आगे दिया हूँ। देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो क्या है, फंडामेंटल फोर्सेज। अब सवाल ये बेटा कि जो फोर्स होता है वो कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फोर्सेज आर देयर इन द नेचर। यूनिवर्स में कुल कितने टाइप के फोर्स होते हैं, तो जो यूनिवर्स में कुल फोर्स की संख्या होती है बेटा, उनके जो कैटेगराइज किया गया है फोर्स को, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फोर्सेज। यानी कि नेचर में कुल 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। देयर आर मैक्सिमम 4 टाइप्स ऑफ द फोर्सेज, 4 प्रकार के कुल फोर्सेज बेटा फंडामेंटल फोर्सेज। अब सवाल यह बेटा कि फंडामेंटल शब्द क्यों दिया हुआ है बेटा? फंडामेंटल, तो फंडामेंटल मतलब यह हुआ कि यही मूल है। यानी कि नेचर में जितने भी फोर्स है बेटा, जो भी फोर्स आप देखते हो वह सब के सब इन्हीं चारों में से किसी न किसी एक में बिलोंग करते हैं। एंड दिस इज रीजन दैट वाई दीज आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल फोर्सेज।
ओके। अब जब बेटा जो टेंशन है, नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द टेंशन, तो ये सब मतलब कि टेंशन जब कैटेगरी की बात करते हैं बेटा कि फोर्स कितने टाइप का होता है, तो यह टेंशन कोई कैटेगरी नहीं है। अब कहें कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ द फोर्स। नॉर्मल फोर्स दैट इज नॉट एनी कैटेगरी ऑफ द फोर्स। ओके बेटा। अब जब मैं कहूँ मैं कि फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट ए कैटेगरी। ओनली देयर आर, यूनिवर्स में केवल 4 ही फोर्स होते हैं। मैं कहूँ कि इंटरनल फोर्सेस क्या है बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं, तो ये कोई कैटेगरी नहीं है। हम जब जैसे मान लो कि बाल्टी है बेटा पानी से भरा हुआ, हम उठा रहे हैं, तो जस्ट आई एम डूइंग वर्क, तो हमने फोर्स लगाया उठाने के लिए बेटा, तो फोर्स ड्यू टू द मसल्स, तो क्या ये मसल का कोई स्पेशल फोर्स है? नो। तो अब सवाल, नाउ द क्वेश्चन कि ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो पहले मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो मैं बताऊं बेटा कि फोर्स होता ही क्या है। तो अब आ जाए बेटा, अब यहाँ पे देखिए तो नंबर 1 फोर्स होता, फोर्स क्या होता, बातें आप समझ गए बेटा। फोर्स का अच्छा, अब ये एक्सचेंज फोर्स यानी कि एक्सचेंज थियरी ऑफ द फोर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आ जाए बेटा, तो नंबर 1 कैटेगरी की यदि बात किया जाए बेटा, तो नंबर 1 जो कैटेगरी होती है बेटा, वह होती है किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो बेटा क्या कहता है यह, जानते बेटा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन यह कहता है कि यदि यह मास एक m1 है और यहाँ पर एक मास m2 है बेटा, ये मास m1 है और ये मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंसेज, इनके बीच की डिस्टेंस है बेटा ये r है, तो इनके बीच में जानते हो कि यहाँ इनके बीच में फोर्स लगता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसको स्केलर फॉर्म में लिखा गया बेटा। अब ग्रेविटेशन चैप्टर मैं इसका लेक्चर आपको ऑलरेडी वीडियो में दिया हूँ बेटा, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ और वहाँ पर ग्रेविटेशन के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ और अभी अन्य भी और भी चीज़ें भी हम आपको देने वाले हैं। तो बेटा तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि यह जो जी की वैल्यू होती है, मीन्स जो ये फोर्स होता है किसी भी माध्यम में रखा जाए तो दो मास के बीच में वह केवल m1 पर डिपेंड करता है, m2 यानी कि वह केवल दोनों मास पे डिपेंड करता है बेटा, उनके माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि उनके बीच का इन्वायरमेंट क्या है वह उस पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे उसको एयर में रखे, चाहे वैक्यूम में रखे, चाहे वाटर में रखे, चाहे किसी विस्कस लिक्विड में रखे, उस पर डज नॉट डिपेंड, यानी कि उनके बीच का फोर्स उतना ही रहता है बेटा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच वैल्यू इज सो मच, जी इक्वल 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके बेटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। And now the some important points are also given here in the means about the gravitational force। क्या है बेटा कि ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ, सबसे पहला तो ये हुआ बेटा कि इन दो मास के बीच में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगा कैसे, तो इनके बीच में अभी मैं पीछे बताया बेटा अभी कि यह किसके एक्सचेंज के कारण होता है, ग्रेविटांस। होता क्या है, तो इस मास की अपनी फील्ड होती है, इस मास की अपनी फील्ड होती है, दो फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है और वह इंटरेक्शन, कभी भी इंटरेक्शन बिना किसी एक्सचेंज, यानी जब तक किसी पार्टिकल या पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर का जब तक एक्सचेंज नहीं होगा ना तब तक उनके बीच में तब तक उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कुछ लेन देन होना जरूरी है। तो जब वो दोनों फील्ड के बीच में किसका इंटरेक्शन हुआ, ग्रेविटांस का, इनके बीच किसका इंटरेक्शन हुआ, ग्रेविटांस का। तो ये जो ग्रेविटांस है बेटा आप कहेंगे कि ग्रेविटांस, दो मास के बीच में ग्रेविटांस के एक्सचेंज के कारण ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, और जिसकी वैल्यू बेटा इतनी होती है। अब इसके विषय में खुद सा डिटेल बेटा तो मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में दिया हूँ। यहाँ पर चूंकि फोर्स बता रहा हूँ तो फोर्स का थोड़ा नेचर बताते चलो बेटा। तो यहाँ पर इसका ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी कि यह फोर्स किस नेचर का होता है, तो यह ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, यानी कि जो इसकी दिशा होती है, जैसे मान लो बेटा एक मास यहाँ पर, एक मास यहाँ पर है, तो जो इनके बीच में फोर्स होगा इन दोनों मास को लाइनिंग ऑफ द ज्वाइन मीन्स लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग, यानी कि दोनों मास को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वह फोर्स हमेशा उसी पर रहेगा। अगला पॉइंट बेटा कि चार्ज इंडिपेंडेंट है। मान लो बेटा कि यहाँ पर ये प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर भी मान लो बेटा माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो क्या हमारा इन चार्ज के कारण क्या इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो Fg है ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या वो प्रभावित होता है? तो आंसर है बेटा कि चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी चार्ज का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह बॉडी चार्ज वाली हो, चार्ज रहे या चाहे चार्ज ना रहे।
अब कह रहा है कि ओनली मास, यानी कि वह किस पर डिपेंड करता है बेटा, ओनली मास यानी मास पर डिपेंड करता है, और किस पर, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, और दोनों मास के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा ये उस पर डिपेंड करता है। फिर कह रहा है कि बेटा आगे अगला पॉइंट है बेटा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको फॉलो करता है, यानी कि जहाँ पर भी बेटा जो फोर्स होते हैं ना वह F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो आप कहते हैं कि यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखो बेटा आगे कह रहा है कि इट इज ना बेटा, कह रहा है कि इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि इसकी लिमिट क्या होती है, कहाँ तक ये लगता है, तो इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स यानी कि इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। फिर क्या है बेटा इसका नेचर यह कंजर्वेटिव होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है। सवाल ये है कि आप कब कहते हैं कि फोर्स कोई कंजर्वेटिव है, तो देखो बेटा वर्क डन बाय दिस फोर्स, यानी जिस फोर्स के कारण वर्क किया गया डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी कि पाथ पे ना डिपेंड करता हो ना, तो उसे कहते हैं कि वो कंजर्वेटिव है। ओके बेटा, अब फिर कह रहा है कि इट इज सेंट्रल फोर्स, यानी सेंट्रल का मतलब बेटा कोई भी फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है वह सेंट्रल भी होता है। क्यों? क्योंकि वह सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करता है और उसका डायरेक्शन हमेशा ना सेंट्रल होता है बेटा, तो इसलिए वह सेंट्रल है। फिर कह रहा है कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, हाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह नेचर में जो 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं ना, तो सबसे कमजोर फोर्स यानी कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज द वीकेस्ट फोर्स, 4 फोर्स में सबसे कमजोर फोर्स यही है। ओके, अब यहाँ पे बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या? जो बेटा ऑफलाइन क्लासेस, तो ये आप P100 फिजिक्स पर बेटा बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा चैनल है आपका फिजिक्स के पढ़ने के लिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेटा द बेस्ट चैनल है। फाउंडेशन के बच्चे, बोर्ड के बच्चे जो बोर्ड की एग्जाम देना है, CBSE बोर्ड हो बेटा या स्टेट बोर्ड हो या UP बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो बेटा या IC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड बेटा कोई भी बोर्ड हो, तो द बेस्ट चैनल है आपकी फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए। और इसके अलावा बेटा जो बोर्ड के साथ ही साथ फाउंडेशन की मैं तैयारी कराता हूँ, इस लेवल की तैयारी होती है कि आप अपना बोर्ड एग्जाम में तो द बेस्ट नंबर अपना 100% लाएंगे ही लाएंगे, और अपियरिंग ईयर में ही आप अपने कंडीशन नीट को या तो जो IIT का एग्जाम है बेटा आप उसको क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिजिक्स कभी आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, फिजिक्स में कोई भी चीज़ भूल जाएंगे बेटा, हम उस तरह से कंसेप्ट को आपको जीरो से सिखाते हैं। अब देखो बेटा, तो अब यहाँ पर तो अभी तक आप P100 फिजिक्स पर देख रहे थे बेटा, ऑनलाइन आपको वीडियो मिल रहा था, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहने वाले हो, ऑफलाइन आपको लेक्चर मिल रहा था। अब हमने शुरू किया है SDP सर क्लासेस नाम से बेटा, SDP सर क्लासेस नाम से नया इंस्टीट्यूट अपना डाला है बेटा, और अभी जस्ट 2-4 दिन पहले आज ये वीडियो शूट हो रहा है बेटा, तो आज है डेट 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2024 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो 6 अक्टूबर को बेटा, आज 6 अक्टूबर डेट है। ओके, और आपका जो एग्ज़ाम है नीट के बच्चे हैं, आप बेटा नीट की आपको देना है, तो अभी आपके पास 7 महीने का समय है। अप्रैल वाले जो बच्चे हैं, मीन्स IIT वाले जो बच्चे हैं जिनको 2025 में बैठना है, तो उनके पास भी बेटा अभी अप्रैल वाले सेशन के लिए, अप्रैल वाले अटैम्प्ट के लिए बेटा अभी आपको 7 मंथ का है बेटा। बोर्ड वाले बच्चों के लिए अभी द बेस्ट बहुत ही अच्छा टाइम है, अभी एग्जाम आपका दूर है बेटा, कम से कम 5 मंथ है अभी, आप 4 मंथ तो हैं ही कम से कम, एटलीस्ट 4 मंथ है। तो आप लोग इस समय यहाँ पर फिजिक्स के लिए बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स के लिए तो जिम्मेदारी हमारी है। द बेस्ट आपको सारी चीज़ें जो भी चैप्टर पढ़ना है आप आइए, इसमें प्ले लिस्ट में सब कुछ बना हुआ है बेटा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको तैयार दे रहा हूँ, तो SDP से क्लासेज अब यह ऑफलाइन क्लासेज में खोला बेटा। अब यहीं पर जो इस ब्लैक बोर्ड पर मैं यहीं पे क्लास लेता हूँ, यहीं पे पढ़ाता हूँ, यहीं पे बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। कौन कौन से बैच स्टार्ट हो गए? पहले लोकेशन क्या बेटा? तो लोकेशन है दाऊदपुर चौराहा। तो गोरखपुर में दाऊदपुर चौराहे के पास में, जस्ट चौराहे के बगल में ही, चौराहे के बगल में यानी 10-15 कदम दूर है वहाँ पर। तो चौराहे से जस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बेटा, तो 10-15 कदम की दूरी पर, 20 कदम की दूरी पर बोर्ड आपको सड़क पे ही दिख जाएगा, SDP सर क्लासेस। ओके, अच्छा बेटा, अब यहाँ पर जो नीट टारगेट बैच, ये बैच स्टार्ट हो गया, बच्चे आ गए हैं, बैचेस शुरू हो गए हैं, बैच स्टार्ट हो गया, 4 से 5 दिन हो रहा है। हर बच्चे को 4 से 5 दिन 4 to 5 डेज बच्चे को डेमो क्लासेज मिलती है बेटा। आप आकर के फ्री में आकर के पढ़ने में क्या जा रहा है, तो आकर के पहले 4 डेज 5 डेज आकर के डेमो जरूर करिए, पढ़िए ज़रूर, और फिर आप सोचिए कि जाना है कि नहीं जाना, पढ़ना है कि नहीं पढ़ा। समझौता मत करिए, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो मान लीजिए, या कहीं पर ऑनलाइन से सोच रहे हो कि पढ़ लेंगे हमारा काम चल जाएगा, सोच रहे होंगे,
कि हम लाइब्रेरी में रह करके पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स मैं लिख करके गारंटी कर देता हूँ कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते बेटा। फिजिक्स यह ऑनलाइन फिजिक्स तभी पढ़ सकते हैं 100% जब आपकी पहले से तैयारी बहुत अच्छी हो गई हो। अब यहाँ जब बच्चे बैठते हैं, देखिए मैं क्लासरूम में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जब यहाँ पर बच्चे बैठते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूँ, वह बातें अपनी बताते हैं कि सर ये नहीं आ रहा है, यहाँ फंस रहा है, वहाँ फंस रहा है, और ये न्यूमेरिकल्स मुझको नहीं आ रहा है, इसमें बेसिक से बताए सर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। तो सारी चीज़ें उनके चेहरे को देखता हूँ, उनका इंप्रेशन देखता हूँ, और हर बच्चे के पास जाकर उनकी कॉपी को चेक करके उनके क्वेश्चंस को समझाता हूँ, बताता हूँ, उनकी प्रॉब्लम उनके लेवल पे बताता हूँ। उनकी प्रॉब्लम का, हर बच्चे की प्रॉब्लम की लेवल अलग होती है। ओके बेटा, तो हर बच्चे की प्रॉब्लम की लेवल अलग होती है, तो उसके उस लेवल पे टीचर उसको ट्रीट करता है, उस बच्चे को बताता है। तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन में मैं कर रहा हूँ। हाँ, यदि आप ये बहुत दूर हैं, आप बहुत दूर हैं, रिमोट एरियाज में हैं, जो बिल्कुल नहीं आ सकते यहाँ पे गोरखपुर में आकर के एक क्लास से नहीं कर सकते हैं, तो फिर गोरखपुर के रहने वाले हैं तो आपके लिए फिर सोचना नहीं, या बड़े सौभाग्यशाली है कि मैं गोरखपुर में आ गया हूँ। अच्छा, अब देखो बेटा, अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ। जानते हैं कि मैं भी बाहर से चैतन्य में पढ़ा रहा था, बाहर पढ़ा रहा था कहीं पर, मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में था। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ बेटा, तो अभी फिर आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाने की जरूरत है। फिजिक्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है, तो ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप गोरखपुर में हैं, गोरखपुर के आसपास के हैं, या कहीं पर भी हो इंडिया में आकर के यदि पढ़ने के लिए चाहते हैं, फिजिक्स 100% कमांड हो, फिजिक्स में 100% मार्क गेन करें, तो आप तुरंत आ जाइए, अवश्य आ जाइए, अवश्य आ जाइए। ओके, अच्छा, इन केस यदि मान लीजिए कि कहीं पर भी हैं और कोई मजबूरी है, नहीं आ सकते बेटा, तो P100 फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली उस पर आप पढ़ते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी ज़रूरत जो भी है उसको बताते रहिए। मैं तुरंत बेटा जो ही नज़र पड़ती है मैं तुरंत उसको रिस्पॉन्स करता हूँ आपको। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो कौन से बैचेज चल रहे हैं? तो नीट टारगेट बैच हम लोग पढ़ा बेटा इंडिविजुअल फिजिक्स, तो सभी बैचेज के बेटा इंडिविजुअल फिजिक्स। तो इंडिविजुअल फिजिक्स हम लोग का नीट टारगेट बैच बैठे बेटा स्टार्ट हो गया इंडिविजुअल फिजिक्स का। अब दूसरी बैच है IIT टारगेट बेटा, ये फिजिक्स ये अभी स्टार्ट होने वाला बेटा। अब यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस क्लास 11th का बैच बेटा स्टार्ट हो गया है, और क्लास 12th भी बैच बेटा स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11th ही बैच स्टार्ट हो गया बेटा। उसमें बायो और मैथमेटिक्स दोनों के बच्चे हैं, सेपरेट बैचेज दोनों के लिए हैं। आप डिटेल के लिए बेटा 8840361243 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते बेटा। आप अधिक जानकारी के लिए 8840361243 कॉल करिए बेटा। मैं तुरंत आपको और भी डिटेल कुछ जानकारी चाहते हैं बेटा, तो आप उस पर फ़ोन करिए। और अभी मैं ये बताना चाहता हूँ फिर से बेटा कि स्टिल देयर आर 7 मंथ, यानी कि अभी भी 7 मंथ 7 महीने है बेटा, अभी भी आपको क्या नीट 2025 के लिए। तो नीट 2025 को क्रैक करने के लिए भी आपके पास समय मिलते हैं 7 महीने पर्याप्त होते बेटा क्वालिफाई करने के लिए। फिजिक्स में 100% मार्क की मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के यदि 7 महीने मन से पढ़ लिया तो आपको मैं 100% मार्क की गारंटी देता हूँ। अब देखो बेटा, अब फॉर IIT टारगेट बैच अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो अप्रैल जो में अटेम्प्ट होने वाला, जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बेटा जनवरी में जो होने वाला उसमें तो कम समय बचा है, 3-4 महीने वाले 4 महीने अप्रॉक्स समय बचा हुआ है, तो 4 महीने का। और जो लेकिन अप्रैल वाले बच्चों के लिए अप्रैल में जो देना अटेम्प्ट के लिए, तो उसमें 7 मंथ आर देयर स्टिल आल्सो। ओके बेटा, तो अभी 7 महीने पर्याप्त टाइम होता है बेटा। देखिए, और सेपरेट बैचेज IIT की बैचेज अलग है, नीट की बैचेज अलग है। तो फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हम लोगों का बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो पहला नंबर कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम 2 नंबर पे चलते हैं। तो 2 नंबर पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। यस, माइंड हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फैंटास्टिक पॉइंट। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है? तो अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं। नंबर 1 कौन है बेटा? इलेक्ट्रो, और दूसरा कौन है? मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। क्योंकि जानते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसके पीछे जो मेन काज होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वह होता है इलेक्ट्रिक करंट का बहना। तो जब कहीं करंट बह रही होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। या अदरवाइज क्या होता है बेटा? अदरवाइज जानते हैं कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, यानी कि कोई बार मैग्नेट है वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक से जानते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह जहाँ पर वहाँ पढ़ते बेटा, तो वहाँ पर डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर समझाया हूँ। तो चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ पर मैं पूरा डिटेल बताया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा। इसीलिए कंबाइंड में नाम लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं तो उसका सेंस होता है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके,
अब देखो बेटा, तो यहाँ पर जो जैसे बेसिक सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है बेटा, वहाँ पे कहते हो कूलम्ब्स फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स में आप जानते हो बेटा कि स्केलर फॉर्म में लिखा गया, वेक्टर फॉर्म में दूसरी तरह से लिखते हैं। तो यह आप जानते हो बेटा कि F = 1/4πε0 K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q1 and Q2 आर टू चार्जेस, सपोज two charges are placed at a distance small r, and therefore what will be the force between these two। तो इनके बीच में बेटा आप जानते हैं कि आपको याद होगा कि इनके बीच में फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, वह 1/4πε Q1 Q2/r² होता है। नाउ द क्वेश्चन, तो बेटा यहाँ पे चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, इनके बीच कूलम्ब का फोर्स लगा क्यों? नाउ द क्वेश्चन कि अब फिर वही बात कि भाई इनके बीच फोर्स क्यों लगा। तो अब फिर यदि सोचा जाए बेटा कि इनके बीच में फोर्स क्यों लगा, है ना क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके पीछे भी चला जाए, यदि इसको डिस्कस किया जाए कि इनके बीच में फोर्स क्यों लगा, तो देखना बेटा यहाँ पर Q1 चार्ज है, अब जानते हो बेटा कि यह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो दो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो इनके चारों तरफ क्या होगी, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। तो बेटा इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। अच्छा, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके भी चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसकी अपनी फील्ड सभी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इसकी जो फील्ड होगी इनफाइनाइट तक जा रही होगी, और यहाँ पर भी इसके भी चारों तरफ जो फील्ड होगी बेटा वो भी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इनफाइनाइट तक जा रही होगी। अब यदि दोनों के बीच के स्पेस को मैं देखूँ बेटा, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर भी, तो इसकी भी फील्ड वहाँ मिलेगी और इसकी भी फील्ड वहाँ मिलेगी, दो फील्ड हैं अब वहाँ पर। अब फिर वही बात कि फील्ड मतलब इनर्जेटिक स्पेस, फील्ड मतलब इनर्जेटिक स्पेस, तो अब वह इनर्जेटिक स्पेस है, एनर्जी है बेटा वहाँ पर। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है बेटा, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वह फोटॉन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और जो आप पढ़े होंगे कि ईच फोटॉन की एनर्जी बेटा पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा, E = h होता है, जहाँ पर न्यू क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है, h क्या? प्लॉन्क कांस्टेंट है, E क्या है? उसकी एनर्जी है। तो स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी मीन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द energy is called the photon, and each photon has the so much energy, and let there are number of photons are small n, then the energy becomes equal to nh nu, where n is the number of the photons, and for a single photon what will be the energy? Equal to h nu. Okay, and for let there are n photons, then the energy will be equal to nh nu. You know well that means ये सब की सब चीज़ें बेटा वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में ना मैं बहुत ही विस्तृत वहाँ पे समझाया हूँ बेटा। अब यहाँ टॉपिक चूँकि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैं यहीं पे टॉपिक पे बने रहना चाहता हूँ। तो E = nh nu बेटा। अब जाए देखना बेटा, अब सवाल ये है कि इसका, अच्छा देखो अब यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस कर दो बेटा। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पर तो ये किसके एक्सचेंज के कारण हुआ? क्वेश्चन तो ये है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स लगता ही क्यों है? तो अब फोर्स लगता इसलिए है कि यहाँ पर किसी भी बिंदु पर देखा जाए बेटा तो दो फील्ड हैं, इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड है, दो की फील्ड है, दोनों फील्ड में आपस में इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन में हुआ क्या? जब तक कुछ आदान प्रदान नहीं होगा, जब तक वहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ओके, तब तक इंटरेक्शन हो नहीं सकता। तो इंटरेक्शन होने के लिए एक्सचेंज जरूरी है। एक्सचेंज मतलब किसी चीज़, किसी पार्टिकल का होना है, पार्टिकल या पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो अब वहाँ कौन सा किसका एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में? तो वह फोर्स बेटा फोटॉन, यानी कि E = h nu, फोटॉन। ओके, तो फोटॉन का एक्सचेंज होता है। अब यह नेचर इसका कैसा होता है बेटा? तो नेचर होता है अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है ना, यानी कि यह दोनों नेचर होता है। अब क्या यह मास पे डिपेंड करता है? नो, मास इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड नहीं करता। इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि इसका भी रेंज इनफाइनाइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कूलम्ब्स फोर्स। अब सवाल ये बेटा कि इसके अदर नेचर क्या है इस फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अदर नेचर की बात करें तो कंजर्वेटिव, इनवर्स इसका ये भी है बेटा, ये भी कंजर्वेटिव है। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं ना, तो जो वर्क डन होता है फोर्स के द्वारा, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मीन्स इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके बेटा, तो इसलिए कहते हैं कि यह भी फोर्स कैसा हो गया? कंजर्वेटिव।
दूसरा क्या बेटा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r² फॉलो हो रहा है ना बेटा, तो यह इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। तीसरा बेटा ये जानते हो कि जब ये जनरली जो फोर्सेज होते हैं वो सेंट्रल भी होते हैं, तो यह सेंट्रल फोर्स बेटा मीन्स ऑलवेज मीन्स इट आल्सो प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट लाइक द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम। ओके, देखो बेटा, और क्या होता है बेटा, एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि यह भी फोर्स जो होते हैं ना, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के पर ही एग्जिस्ट करते हैं, पर ही होते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो बेटा, अब तीसरा ये दूसरा फोर्स हो गया बेटा। अब आते हैं हम थर्ड टाइप का ऑफ द फोर्स, मीन्स की फोर्स की तीसरी कैटेगरी क्या बेटा, ओनली देयर आर 4 फोर्सेज इन द नेचर, यानी कि नेचर में मात्र 4 फोर्स होते हैं। अब नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। तो अब देखो नंबर 3 पर जो होता है बेटा, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है उसका, न्यूक्लियर फोर्स। इसको कभी कभी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। सवाल यह है क्यों, इसलिए बेटा क्योंकि इससे ज़्यादा कोई स्ट्रांग फोर्स नेचर में नहीं होता, यानी कि नेचर का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स मीन्स यू कैन से दैट इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स। कह रहा है कि एक्सप्लेन्ड बाय द यूकावाज एक्सचेंज थियरी। तो इस जो न्यूक्लियर फोर्स है ना बेटा, तो सबसे पहले यानी कि 1935, तो 1935 के पहले बेटा ना, बिफोर 1935 साइंटिस्टों के सामने, वैज्ञानिकों से सामने सबसे बड़ी जो बर्निंग उस समय की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे होती है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे मान लो बेटा कि यूरेनियम ले लिया जाए, तो देयर आर 92 प्रोटॉन्स, तो 92 प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस की साइज जानते हो कि न्यूक्लियस की साइज 10⁻13 सेंटीमीटर, तो 10⁻13 सेंटीमीटर न्यूक्लियस की साइज, और उसके उस अप्रॉक्सीमेटली दिस साइज। तो अब इस साइज के अंदर 92 प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपल्सिव फोर्स लगाता है। तो इस छोटे से न्यूक्लियस में मीन्स कि 1 मिलीमीटर का यदि 1 करोड़ हिस्सा किया जाए, फिर उसका 1 लाख हिस्सा किया जाए, तो जब वैल्यू जो पार्ट आएगा बेटा, दैट विल बी द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और उसमें 92 प्रोटॉन्स हैं। अब इनके 92 प्रोटॉन्स यानी कि कौन सा ऐसा फोर्स है कि जो इतने छोटे पार्ट में इन चार्ज पार्टिकल्स को आपस में बाउंड करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वह बहुत ही स्ट्रांगेस्ट फोर्स होना चाहिए। लेकिन यह फोर्स कैसे होगा, क्या होगा, इसके विषय में 1935 के पहले कोई भी किसी भी साइंटिस्ट पूरे विश्व में मालूम नहीं था। एक जापानी साइंटिस्ट यूकावा, तो एक जापानी साइंटिस्ट यूकावा मीन्स एक्सचेंज थ्योरी ऑफ द फोर्स गिवन बाय द यूकावा। जापानी साइंटिस्ट यूकावा ने 1935 ईस्वी में ये बताया बेटा, ये फोर्स का डेफिनेशन दिया कि यह जो जितने भी फोर्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले इन्वेंशन इसी पे किया गया न्यूक्लियर फोर्स पर, कि जितने भी फोर्स होते हैं वह हमेशा ही किसी न किसी पार्टिकल के जैसे स्ट्रक्चर के आदान प्रदान से ही डेवलप होते हैं। उसके पहले तो वही पुश और पुल चल रहा था। हाँ, उसके पहले खाली वही पुश और पुशिंग पुलिंग चल रहा था। लेकिन तब यह तब लोगों को लगा कि हाँ ये फोर्स है, ये करेक्ट साइंटिफिक डिफिनीशन फोर्स की है। ओके बेटा, तो कहते हैं क्या कि एक्सचेंज पार्टिकल्स। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सप्लेन्ड बाय द यूकावा एक्सचेंज थियरी। तो इस यूकावा एक्सचेंज थियरी इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा न्यूक्लियर फोर्स को, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, सबसे स्ट्रांग यानी विश्व का यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांग फोर्स, सबसे शॉर्ट रेंज यानी कि यह केवल न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, नॉट एटम, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है बेटा। ओके, और यहाँ पर किसका एक्सचेंज पार्टिकल, यहाँ पर क्या बेटा, तो यहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल है पाई मेसन। तो पाई मेसन इज द एक्सचेंज पार्टिकल। ओके बेटा, अब चलिए, अब ये शॉर्ट रेंज यानी कि इसका जो लिमिट है बेटा, वह न्यूक्लियस के अंदर ही चूँकि एग्जिस्ट करता है, इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं। अब स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, तो बता दिया बेटा कि स्ट्रांगेस्ट इसी पे न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम इसी पे बने हैं बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा नेचर कैसा होता है बेटा, तो नेचर इसका अट्रैक्टिव होता है। और चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इस समय मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इसका चार्ज डिपेंड होता है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है बेटा। तो जनरली बच्चे 99% बच्चे मारते हैं चार्ज डिपेंडेंट होता है। मिस्टेक सर नंबर क्यों नहीं आते हैं, हर बच्चा जानते हो बेटा, जब भी आप मेडिकल के यदि नीट के बच्चे हैं तो जनरली जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन करता है बायो पढ़ने को,
मन करता है केमिस्ट्री पढ़ने को। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को देख के डर लगती है। लेकिन बात ऐसा नहीं है बेटा, इतना डरावना फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, बहुत मस्त सब्जेक्ट है बेटा। नंबर झमाझम देता है, झूम के नंबर देता है। हाँ, बशर्ते कि आप थोड़ा सा पढ़िए तब, और आपको कोई पढ़ाने वाला कायदे का मिले तब ना बेटा। तो जानते हैं कि यदि किस्मत अच्छी होती है तभी अच्छे वीडियो और अच्छे जो है टीचर से मुलाकात होती है। अदरवाइज जब किस्मत ख़राब होती है तो इधर उधर कहीं ना कहीं आप जाके होर्डिंग बोर्डिंग देख करके कहीं एडमिशन ले लेते हैं। ओके बेटा, तो कम ऑन द पॉइंट। तो चार्ज इंडिपेंडेंट, तो चार्ज यानी कि यह जो बेटा न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, यानी कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो बेटा फिर क्या है, अब ध्यान देना, स्पिन डिपेंडेंट, यानी कि यह स्पिन पर न्यूक्लियस के स्पिन पे डिपेंड करता है बेटा। तो ये पूरी डीप थियोरी मैं मॉडर्न फिजिक्स में दिया हूँ। न्यूक्लियर फोर्स बेटा वहाँ एक चैप्टर है, वहाँ मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे दिया हूँ, और भी सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा हमेशा। ओके बेटा, अब देखो बेटा, अब यहाँ पर अप्रॉक्स 100 से शुरू हो करके 1000 टाइम्स तक ये ग्रेटर होता है। किसी तुलना में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना में बेटा वह 1000 अप्रॉक्सीमेट इतना टाइम्स यह स्ट्रांगर होता है। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा। अगले पॉइंट पर है हम लोग का पॉइंट है बेटा, अगले पॉइंट पर अब चौथा 3 फोर्स आपने देखा बेटा कि 3 फोर्स क्या होते हैं। चौथे फोर्स पर आ जाइए। चौथा फोर्स है बेटा वीक फोर्स, नाम ही वीक है, लेकिन नाम केवल वीक है, यह वीक है नहीं, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं बेटा कि जो वीकेस्ट फोर्स है वह तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नहीं है। इसका नाम वीक है केवल। वीक क्यों है? इसलिए कि यह अभी न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस में सबसे बड़ा फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, वह है न्यूक्लियर फोर्स। उसकी तुलना में तो बेचारा वीक है, इसलिए नाम पड़ गया वीक फोर्स है। अब देखो बेटा ये क्या है, तो एक्सचेंज पार्टिकल्स, अब इसका एक्सचेंज पार्टिकल्स का बेटा, तो ये इसका एक्सचेंज पार्टिकल है बोसॉन। तो यही वह फोर्स है जिसको एस.एन. बोस, इंडियन साइंटिस्ट, आपको गर्व होना चाहिए कि इस फोर्स का जो इन्वेंशन किया था वह महान साइंटिस्ट एस.एन. बोस साहब ने किया था, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले, कलकत्ता के रहने वाले थे बेटा। तो यह एस.एन. बोस, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है बोसॉन इस पार्टिकल का बेटा। ओके अच्छा बेटा, अब यह देखो आल्सो कॉल्ड, अब इसका एक दूसरा नाम है बेटा, जिसको कहते हैं ना वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। इसी को कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा बेटा कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, इसी को वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं बेटा। ओके अब बेटा यह भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब शॉर्ट रेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही हिट करता है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। द बेस्ट एग्जांपल बीटा डीके। अब जैसे जानते हैं बेटा कि बीटा का न्यूक्लियस के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ तो होती नहीं। अब जो बीटा पार्टिकल यानी कि अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी का बेटा जो बीटा का इमिशन होता है वह न्यूक्लियस के अंदर से होता है। तो सवाल ये है कि जब न्यूक्लियस के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल है ही नहीं तो कहाँ से नेगेटिव बीटा निकलता है, यानी कि बीटा रेस कैसे निकलती है बेटा? तो देखिए, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल तो देखो बेटा, तो अब यहाँ पर कह सकते बेटा कि सडन डीके ऑफ द बीटा पार्टिकल द बेस्ट एग्जाम्पल। बीटा कैसे निकलता है तो जानते बेटा, यानी कि आप कह सकते बेटा कि इसके एग्जाम्पल में वीक फोर्स के एग्जाम्पल क्या, रेडियो एक्टिविटी, बीटा का इमिशन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बेटा। एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो बेटा, जैसे मान लो कि वहाँ पर जो न्यूट्रॉन है, 0 या नंबर न्यूट्रॉन, तो होता क्या है बेटा कि पूरी थ्योरी में समझा हूँ डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में, यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस। होता क्या है कि वो इनर्जेटिक, वह हाईली इनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स जो अल्फा के फॉर्मेशन में भाग नहीं ले पाता और उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है बेटा, तो उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और वह कोई सी न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और अल्फा पार्टिकल बनाने में भाग नहीं ले पाया तो वह ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यानी कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं प्रोसेस को, याद रखिएगा। यह कम से कम 10 बार आपसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, कम से कम बेटा यह 10 बार पूछा गया है और पहले भी पूछा जाता था एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन होता क्या बेटा, न्यूट्रॉन टूट जाता है और यह एक प्रोटॉन बनाता है, एक बीटा पार्टिकल बनाता है बेटा, बीटा पार्टिकल बनाता है और एंटी न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन करता है। अब सवाल ये बेटा कि ये न्यूट्रॉन अचानक इसका डीके क्यों हुआ, या अचानक रेडियोएक्टिविटी अल्फा बीटा गामा रेस का इमिशन कैसे हुआ, ओके बेटा, या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन कैसे हुआ। ये सारे प्रोसेस ना बेटा जो अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे न्यूक्लियस के, तो इसीलिए उनको कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज।
बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्सेज मीन्स द क्या वीक फोर्सेज। तो दिस इज रीजन दैट वाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके बेटा, अब तो बेटा तो एग्जाम्पल आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर दें बेटा, कंपेरिजन कर दें इन सभी के बीच का। यदि आपको मान लो बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि 1 माना जाए, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रेविटेशन से बाकी सबका, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माना जाए ना, तो जानते बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ऑर्डर होगा 10⁻31। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वह 10⁻31 टाइम्स मोर होता है। ध्यान देना बेटा। अब यदि मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो यह 10⁻36 होता है बेटा, है ना, 10⁻36। अब मैं यदि वीक फोर्स की बात करूं तो यह 10⁻38 टाइम्स होता है इसका। अब देखो बेटा इसका यह 10⁻38 टाइम्स। ओके बेटा, तो ये इनका ऑर्डर है बेटा। अब आगे हम चलते बेटा, इसके और आगे चलते बेटा। अब यहाँ पर एक पॉइंट बेटा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन क्या है। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, चैप्टर का नाम है। अब जरा देखना बेटा फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, तो बॉडी विल बी इन इट्स इनर्शिया, यानी कि कहते हैं कि न्यूटन्स का लॉ। तो जानते बेटा कि जो भी न्यूटन के लॉ है, न्यूटन ने जो 3 नियम दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो वह सभी फोर्स के विषय में है। और नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो नंबर फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी विल बी इन इट्स इनर्शिया until it does not apply any external force। और जो फर्स्ट लॉ बेटा वह बताता है काज ऑफ फोर्स, यानी कि जो न्यूटन का पहला नियम है वो बताता है काज ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स उत्पन्न होने का, फोर्स क्यों चाहिए, फोर्स उत्पन्न होने का रीजन क्या है। अब आप कहा जाए कि फोर्स क्यों चाहिए तो उसका एक ही आंसर आता है बेटा, इनर्शिया। यानी कि यदि इनर्शिया ना होती तो फोर्स की ज़रूरत नहीं थी, तो इनर्शिया की वजह से ही फोर्स चाहिए। यानी कि आप कह सकते बेटा कि काज ऑफ फोर्स इज इनर्शिया, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड ड्यू टू द इनर्शिया, इनर्शिया के कारण फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ना इनर्शिया होती ना फोर्स होता। ओके चले बेटा, अब सवाल है बेटा कि इनर्शिया क्या है ना। तो जैसे कोई वस्तु जहाँ है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, तो वस्तु की ये प्रॉपर्टी ही वह इनर्शिया कहलाती है। कोई वस्तु जिस स्पीड से जिस दिशा में जा रही है वह उसी स्पीड से उसी दिशा में चलते रहना चाहती है। ओके बेटा, तो इनर्शिया कितने टाइप की होती है, तो इनर्शिया 3 टाइप की होती है। कौन कौन, तो इनर्शिया पोजीशन, इसी को तो कहते हो ना इनर्शिया पर रेस्ट भी बोलते बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मास होता है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि जो वस्तु यदि मोशन कर रही हो, कोई वस्तु यदि मोशन में हो बेटा, तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि उसका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब तीसरा डायरेक्शन, तो कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है ना वह उसी दिशा में चलते रहना चाहती है। कब तक, जब तक कि इस पर बाहरी कोई फोर्स न लगाया जाए। ओके बेटा, तो इसी को कहते हैं इनर्शिया। क्या डायरेक्शन का भी कोई मैग्नीट्यूड होता है, नहीं। तो इनर्शिया कितने टाइप की, 3 टाइप की। कौन कौन, नंबर 1 इनर्शिया ऑफ मोशन या पोजीशन, फिर से देखो बेटा इनर्शिया 3 टाइप की। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ पोजीशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनमें से तीनों प्रकार की किसी भी इनर्शिया में बेटा थोड़ा भी चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। बिना फोर्स की हम किसी की स्पीड नहीं बदल सकते, किसी मूविंग बॉडी की दिशा नहीं चेंज कर सकते, किसी भी वस्तु के पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते। कोई वस्तु पहले से रेस्ट में है तो बिना फोर्स के हम उसके स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको हम गतिमान नहीं कर सकते। ओके ओके, और नाउ बेटा सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। पहला कहता है फोर्स क्यों चाहिए और सेकंड कहता है कि फोर्स कितना चाहिए। तो यह लॉ कहता है बेटा कि जो F एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है बेटा, अब मैं आगे बताऊंगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कहता है बेटा कि जो सेकंड लॉ है कि जो कहीं पर भी जो बाहरी फोर्स की हमको आवश्यकता पड़ती है, क्यों बाहरी, क्योंकि इंटरनल कभी भी लीनियर मोमेंटम या सेंटर ऑफ मास में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो अब एक्सटर्नल फोर्स किसे कहते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स वे फोर्सेज होते हैं जो सेंटर ऑफ मास और वस्तु के लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन कर सकते हैं।
तो जो बाहरी फोर्स होते हैं वही कर सकते हैं, जो इंटरनल होते हैं वे नहीं कर सकते। तो जो कहीं पर भी कितना फोर्स चाहिए, तो फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। पी मतलब रेखीय संवेग। अब एफ एक्सटर्नल बराबर एक फार्मूला मिलेगा बेटा कि एफ एक्सटर्नल इक्वल होता है डी पी अपॉन डी टी, मीन्स द बाहरी जो फोर्स कितना फोर्स चाहिए, तो डायरेक्टली इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1 हियर एंड देयरफॉर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ओके बेटा, तो दिस इज द मेन इक्वेशन। अब देखो बेटा, तो पहला बताया कि फोर्स क्यों चाहिए, दूसरा बताया कि फोर्स का कितना चाहिए, अब तीसरा क्या बताता है? अब तीसरा बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताता बेटा तीसरा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। कह रहा है कि एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर इक्वल और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर बेटा कि मीन्स, अब देखो बेटा तीसरा फोर्स क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताता है। तो पहला फोर्स क्यों चाहिए, दूसरा फोर्स कितना चाहिए, तीसरा फोर्स किधर चाहिए? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में रखी गई, ए वाला बी पर फोर्स लगा रहा है, बी वाला ए पर लगा रहा है। तो जो ए वाला बी पर फोर्स लगा है, बी कितना फोर्स अनुभव कर रहे हैं यहाँ? एफ ए बी। जो बी ए पे लगाया बेटा, तो वह कितना लगा बेटा? एफ बी ए। अब सवाल ये बेटा कि यहाँ जो सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, है ना क्वेश्चन? तो यहाँ पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, अब आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्या क्यों कैसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जाते हो बेटा, अब फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन पेयर। फोर्स के विषय में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन बेटा, तो फोर्स हमेशा ना, फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन पेयर। कहीं पर भी यदि कोई फोर्स प्रोड्यूस होता है बेटा, तो कभी सिंगल फोर्स नेचर में प्रोड्यूस नहीं होता, वह हमेशा ही पेयर में ही प्रोड्यूस होता है फोर्स। अब अगला पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। जो एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, वह दोनों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं ना, वह हमेशा डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं, वह सिंगल पॉइंट या सिंगल बॉडी पे काम नहीं करते बेटा। नॉट ऑन द सिंगल पॉइंट एंड हेंस देयर रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो। और यही रीजन होता है बेटा कि एक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पे देखते हैं बेटा क्या है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड लॉ। अब ध्यान देना बेटा कि जो सेकंड लॉ न्यूटन का है ना, एफ एक्सटर्नल इक्वल डी पी अपॉन डी टी, क्या कहता है? एफ एक्सटर्नल बराबर जानते हो बेटा, एफ एक्सटर्नल बराबर डी पी अपॉन डी टी होता है, आप जानते हो। अब यहाँ P का बराबर, P क्या बेटा? लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। तो P इक्वल टू एम भी, P इक्वल टू एम भी। अब F इक्वल टू डी अपॉन डी टी। अब P का मान यदि रख दिया जाए, एम भी हो गया। M क्या है? मास। V क्या है? वेलोसिटी। अब ध्यान देना बेटा, अब पहला केस क्या संभव है? पहला केस ये हो सकता है कि m का मान कांस्टेंट हो। बेटा अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टाइम ऑफ एम मास प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। अब चार अवस्थाएं संभव हैं। पहला अवस्था ये हो सकता है बेटा कि मास कांस्टेंट और वेलोसिटी वेरिएबल हो। दूसरा ये हो सकता है बेटा कि यह कांस्टेंट हो और ये वेरिएबल हो। तीसरा ये हो सकता है बेटा कि दोनों वेरिएबल हो। चौथा ये हो सकता है कि दोनों ना वेरिएबल, दोनों कांस्टेंट हो। अब जब ध्यान दीजिएगा बेटा, केस नंबर 1 लिया जाए। मान लीजिए कि मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरिएबल है। चलिए अब लिख दीजिए, एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होगा बेटा? मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल बोला गया। तो अब ये वेरिएबल है बेटा, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और डी वी बाई डी टी क्या बनेगा बेटा? मास कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब ये बन जाएगा एफ इक्वल टू एम ए। तो आप इसी को कहते हैं बेटा एफ इक्वल टू एम ए, जहाँ पर ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होता है बेटा, कभी इंटरनल नहीं हो सकता। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू यानी बाहरी फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। तो सिंपली यदि आप जानते हो बेटा कि जब आप कहते हैं कि सेकंड न्यूटन का लॉ बताओ, तो आप कहते हैं यह बराबर एम ए। तो F बराबर एम ए एक्चुअली है क्या? तो F बराबर एम ए बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ का एक पार्ट है। यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ में 4 पार्ट है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो वह एक केस है, केस नंबर फर्स्ट। F बराबर एम ए केस नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, अच्छा अब फिर क्या बेटा? तो अब चूंकि यही मोस्ट कॉमन है, तो अब बच्चों को याद रहता है कि यह बराबर एम ए। बाकी चीज़ें जनरली बच्चों मिस कर जाते हैं। अब तो बेटा केस नंबर 2 क्या है? सेकंड लॉ का केस नंबर 2। अब मान लिया जाए कि V कांस्टेंट है,
और एम वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई बेटा कन्वेयर बेल्ट है और उस पर मास हमेशा कंटिन्यूअस गिर रहा है, तो वहाँ तो और बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो बेल्ट कांस्टेंट हो गया। मान लो बेटा कि कोई हॉरिजॉन्टल में एक प्लेट रखी हुई है और कह रहा है कि पर सेकंड कितनी बुलेट फायर की जाए कि वह हवा में हैंग करती रहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हर सेकंड बुलेट फायर हो रही है, मास में बुलेट के मास का चेंज हो रहा है हर सेकंड, dm/dt है यहाँ पर। ओके बेटा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है ना, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेटा। ओके, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि कम से कम मिनिमम जो है रॉकेट में फ्यूल की बर्निंग क्या हो, उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, तो वेलोसिटी रॉकेट की वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करना है, वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन रखना है, यानी v का मान को कांस्टेंट करना है, एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस करना है, खाली वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। तो कम मिनिमम मीन्स व्हाट शुड बी द रेट ऑफ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटा ना, अब जैसे हमारे कोई टैंकर है, वाटर का बाहर एक होल बना हुआ है उस टैंकर में और वह वाटर उससे गिर रहा है या ऑयल उससे गिर रहा है और वह अपन ड्राइवर क्या कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है बेटा, तो ड्राइवर कांस्टेंट फोर्स से वो टैंकर को चला रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि ड्राइवर को कितना मीन्स कितना ब्रेक अप्लाई करना होगा, मिनिमम कितना ब्रेक अप्लाई करके वेलोसिटी को मेंटेन रखे। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, मास वेरिएशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब जैसे मान लो फायरमैन का सवाल है, फायरमैन में क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो एक फायरमैन है वो आग बुझा रहा है, कहीं पर आग लगी हुई बुझा रहा है उसको, और जो वाटर की डिलीवरिंग हो रही है वाटर, वह वाटर जो है मीन्स इस स्पीड से निकल रहा है। मान लीजिए कह दिया जाए कि 2 मीटर पर सेकंड से वाटर की जो पानी की धारा पाइप से निकल रही है। ओके बेटा, तो अब वह फायरमैन को पाइप को पकड़ने में कम से कम कितना फोर्स और किस दिशा में लगाना होगा। अब एक क्वेश्चन हो गया बेटा। तो ऑलरेडी मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्लेलिस्ट में जाएंगे बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं पहले ही सॉल्व कर दिया हूँ, लेकिन अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी जस्ट लेकर के वीडियो आने वाला हूँ बेटा। और बहुत सारे पढ़ते न्यूटन प्ले लिस्ट में जाइए बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, आप उनको अच्छी तरह से देखिए, अपने नंबर को 100% सिक्योर करिए ना बेटा, 100% मार्क को सिक्योर करिए। ओके बेटा, फिलहाल अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए तो एफ एक्सटर्नल बराबर कितना बेटा, इस केस में वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो यह dm/dt हो गया। अब dm/dt को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब जो बेटा, अब नंबर थर्ड केस क्या बेटा, ये नंबर थर्ड केस है बोथ मास m इक्वल टू कांस्टेंट, v इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यह भी कांस्टेंट है और ये भी दोनों कांस्टेंट, ये भी हो सकता है। ओके बेटा, और ऐसे केस में क्या होगा, जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए d/dt mv, जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो किसी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। बार बार आपके एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में बेटा, नीट में कई बार ये लाइन आपको आ चुकी है ना। अब वहाँ पर देगा तो आप यहाँ पर ऐसे क्लियर कट नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर डिफरेंट थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को देगा, आपको लगेगा कि नहीं बड़ी चीज़ पूछा गया, लेकिन नहीं बेटा, फिजिक्स बहुत ही आसान होती है, फिजिक्स इज द वेरी वेरी ईजी। ओके, अब देखो बेटा, फिर क्या कह रहा कि लेट फ्रिक्शन इज एब्सेंट, कह रहा कि यदि फ्रिक्शन ना हो, सपोज कर बेटा कि जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, कल्पना करिए जाए, कोई कल्पना करिए बाइक चला रहे हो या कोई एक गुटका है बेटा ऐसे समतल पर, ऐसे मीन्स प्लेन पर थ्रो कर रहे हो जहाँ फ्रिक्शन 0 है, अप्रॉक्सीमेटली आइस वगैरह होता है बेटा, तो आइस के फ्रिक्शन को 0 मान लेते हैं। तो मान लीजिए यदि आइस है वहाँ पर एक गुटके को हम थ्रो कर रहे हैं बेटा ना, तो यदि मतलब 0 मान लेगा, कुछ भी फ्रिक्शन ना रहे, तो यदि कुछ भी फ्रिक्शन ना रहे, इसका मतलब कि आप कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है वहाँ पर। तो जिस स्पीड से आप एक बार उस गुटके को, उस ब्लॉक को थ्रो कर देंगे ना, तो वही स्पीड उसकी बनी रहेगी, कंटिन्यूस की वही स्पीड कमी नहीं होगी। क्यों, किसी फोर्स की आवश्यकता है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा उसका। तो जब उसके अपोजिशन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो उसका रिटार्डेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो जब रिटार्डेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी मेंटेन रहेगी और उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो आप कहेंगे कि किसी भी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, ध्यान दीजिएगा। और ये बार बार आपके मेडिकल इंट्रेंस में, नीट एग्जाम में पूछा है। चौथा नंबर है बेटा कि लेट बोथ मास वेरिएबल, यानी कि लेट बोथ मास एंड वेलोसिटी, बेटा बोथ मास एंड वेलोसिटी, मास भी वेरिएबल हो और वेलोसिटी भी वेरिएबल हो, तब क्या होगा। तो जानते बेटा कि d/dt, p के स्थान पर m भी आपने रखा, तो देखो बेटा अब यह भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो एक बार जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन का नियम लगा कर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अब क्या होगा बेटा, पहले तो m dv/dt,
हो गया बेटा। और फिर एक बार इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वी डी एम अपॉन डी टी। तो देखो बेटा तो क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ रॉकेट। इसी को जनरली हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ रॉकेट। अब इक्वेशन ऑफ रॉकेट और इस रॉकेट का जो क्वेश्चन होता है बेटा, तो वहाँ पर कोई और भी चीज़ें अप्लाइड हमको जाननी होगी, पढ़नी होगी, तो जो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में बेटा। आगे देखें, अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा। अब यहाँ पर है बेटा ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अब आगे हम लोग का टॉपिक क्या पढ़ने का, तो आगे टॉपिक है बेटा पढ़ने का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले अब हमको देखना बेटा कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ओके बेटा। और फिर हमको देखना बेटा कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स बेटा क्या होता है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। अब देखो बेटा नॉर्मल फोर्स क्या होता है। अब हमको सीखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स क्या दोनों एक ही होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। फिर देखो बेटा अब हमको देखना है कि स्ट्रिंग यानी कि एक स्ट्रिंग हो और मास सिस्टम हो, स्ट्रिंग से कोई भी स्ट्रिंग मास से जब अटैच की जाती है तो फोर्स का नियम क्या है, फोर्स लगता कैसे है, फोर्स किधर को लगता है ना बेटा। फिर देखो बेटा अब स्प्रिंग मास सिस्टम, अब हम लोग को आगे के एपिसोड में आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग और मास, स्प्रिंग एक स्प्रिंग है बेटा, जब वो मासलेस होती है तब क्या होता है, जब मास रहता है उसका तब क्या होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका कंसेप्ट है। और फिर क्या बेटा स्ट्रिंग एंड पुली सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट मोशन, यानी कि मोशन इन कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रुकावट, यानी कि कोई भी ऐसा मोशन जो फ्री ना हो, जो कहीं पर किसी भी बॉडी या किसी भी अवरोध से बेटा ऑब्स्टेकल्स के द्वारा रुक करके चले, या वहाँ पर 2-3 संपर्क मीन्स कॉन्टैक्ट सरफेसेज हो ना बेटा, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट मोशन। अब यह देखो बेटा अब यहाँ पर हमको पहले बेसिक से शुरू करना है, ये नहीं कि सीधे पसा करके मैं 4 पुली जोड़ के दिखा दूँ और मैं कहूँ कि मैं बहुत तेजी खाऊँ बेटा, तो ये बच्चों के साथ अच्छा नहीं होता है। बच्चों आपको जीरो से सीखना है, आप जीरो से सीखिए। बहुत ही इंडिया के मान लिया बेटा कि हो सकता है आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सीखना बेटा हमेशा कहीं पर भी सीखना जीरो से। अब बिल्कुल अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो फिर न्यूमेरिकल में बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिजिक्स बहुत ही ईजी है बेटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर स्ट्रिंग एंड पुली सिस्टम, आइए मैं थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल सपोज बेटा कि ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब ये डायग्राम बना हुआ बेटा तो जनरली क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक करते हैं। अब यह डायग्राम बना हुआ है तो हमको ये देखना है बेटा कि यह जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है ना, इसका नेचर क्या है। अब कह रहा है कि स्ट्रिंग मासलेस, देखो बेटा कह रहा है कि स्ट्रिंग मासलेस यानी कि स्ट्रिंग मासलेस है, और फिर कह रहा है कि फ्रिक्शन जीरो है, यानी कि स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन जीरो बेटा, एफ आर का मान जीरो बोला है साफ साफ, और यहाँ बोल रहा है कि स्ट्रिंग मासलेस है, एम का मान जीरो है। अब ऐसे केस में यहाँ पर जो बेटा यहाँ से यहाँ तक लेकर के सिंगल स्ट्रिंग है ना, तो सिंगल स्ट्रिंग में हमेशा ध्यान देना बेटा कि सिंगल स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन एक ही होता है, कभी दो नहीं होता। लेकिन किन परिस्थितियों में, इसी परिस्थितियों में, इसी सिचुएशन में केवल, यानी कि अब यहाँ पर क्या है बेटा, तो टेंशन टी, दिस इज द टेंशन, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेंशन एक ही होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, क्या न्यूमेरिकल्स में आएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये सब हम आगे बताएंगे। अब जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर मास दे दिया, पुली का मास m दे दिया, और मैं पूछ दूंगा बेटा कि यहाँ पर बताओ कि इस पुली पर रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा, पुली के ऊपर रिएक्शन कितना लग रहा, तो अब फिर क्या कहोगे बेटा, कितना आंसर आएगा। अब ये सब चीज़ हम लोग आगे एपिसोड में देने वाले हैं बेटा। आ जाओ देखो, अब ऐसे मान लो बेटा दूसरा हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक भी देखो बेटा, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है। कह रहा है कि मास m ऑफ स्ट्रिंग, कह रहा है बेटा कि स्ट्रिंग का मास तो जीरो है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग क्या कह रहा है बेटा कि m ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू जीरो। स्ट्रिंग का बेटा स्ट्रिंग का मास क्या बोल रहा है, जीरो है, नहीं स्ट्रिंग अभी भी मासलेस है, यानी कि बेटा इसका m जीरो है, स्ट्रिंग अभी भी मासलेस है। अब क्या कह रहा है कि बट फ्रिक्शन इक्वल टू नॉट जीरो, कह रहा है कि फ्रिक्शन जीरो नहीं है, लेकिन अब क्या होगा बेटा, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या अभी भी मैं जैसे यह डायग्राम में बनाया हूँ बेटा, यहाँ पर टी बनाया हूँ ना, यह भी टी है, ये भी टी है, तो क्या मैं यहाँ पर भी बना दूँ बेटा, यहाँ पर भी टी बना दिया, यहाँ पर भी टी बना दिया, और कह रहा है कि लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। अब बताइए बेटा क्या ये सही है, क्या हम यहाँ पर टी और टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा। यदि यहाँ पर T1 मान लिया तो बेटा हमको यहाँ पर T2, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण बेटा होगा क्या, फ्रिक्शन के कारण पुली के अंदर मोशन आ जाएगा, फ्रिक्शन के कारण पुली मूव करेगी बेटा, तो ये अब यहाँ पर ना अब ये पुली किस में आ जाएगी बेटा, मोशन में आ जाएगी। और कभी भी आप यह कह सकते हैं कि T1 इक्वल टू नॉट T2, यानी कि अब आप T1 बराबर T2 कदापि नहीं लिख सकते बेटा। ओके
चलिए अभी जब न्यूमेरिकल मैं लूँगा बेटा तो डिफरेंट टाइप के मैं न्यूमेरिकल आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ। तो बेटा अब फिर आ जाए बेटा, मैं तीसरा केस में दिखा दूँ। बहुत सिंपल सी बात है मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, जहाँ से आपकी फ्रिक्स मीन्स यह टॉपिक जहाँ से शुरू होता है। अब देखो बेटा, अभी मैं एक और केस ले रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि m इक्वल टू नॉट जीरो, क्या बेटा कि m भी नहीं जीरो है, यानी कि जो इसका मास है बेटा, कह रहा है कि स्ट्रिंग का मास m इक्वल टू नॉट जीरो, कह रहा है कि वो भी नहीं जीरो है। अब फिर कह रहा है बेटा कि फ्रिक्शन इक्वल टू नॉट जीरो, कह रहा है कि यहाँ पर पुली और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है बेटा, कह रहा है कि वो भी नहीं जीरो है, यानी कि फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और पुली और स्ट्रिंग का मास भी है। अब बताओ बेटा मैं क्या करूँ, जैसे यहाँ पर T1 T2 लिखा हूँ, क्या यहाँ पर भी T1 T2 लिख दूँ या कि यहाँ से वहाँ तक T लिख दूँ, मैं क्या लिख दूँ बेटा, बताओ मन में सोच के बताओ बेटा कुछ भी। ओके, तो देख बेटा हर बिंदु पर यहाँ पर T1 होगा तो यहाँ पर टेंशन बेटा T2 होगा, यानी कि इसके हर पार्ट में टेंशन अलग अलग होगा। अभी यहाँ पर टेंशन बेटा यदि मैं T3 मान लिया तो यहाँ पर टेंशन T4 होगा। ओके, हर बिंदु पर टेंशन, क्यों? क्योंकि इसके पास बेटा मास भी है, स्ट्रिंग के पास मास भी है बेटा। तो जानते हो कि जब कभी भी स्ट्रिंग के अंदर मास होता है तो उसके हर बिंदु पर टेंशन डिफरेंट हो जाता है। तो हर बिंदु पर बेटा टेंशन, जितने भी पॉइंट लोगे बेटा, तो हर बिंदु पर टेंशन डिफरेंट होगा बेटा। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए बेटा जस्ट अभी मैं इस एपिसोड में केवल आपको बताया कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है बेटा। अब इस अगला पॉइंट जो मैं अभी ऊपर सारे लिया हूँ बेटा, चार्ट में दिखाया हूँ, तो जो जस्ट ये पॉइंट इनको अच्छी तरह से समझने के लिए बेटा, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बिल्कुल ही ना अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेटा, बिल्कुल कमांड करने के लिए यहाँ पर पूरी किसी प्रकार के न्यूमेरिकल को एकदम मैं बेसिक से शुरू करूँगा, इनिशियल से शुरू करूँगा बेटा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है बेटा, नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना, स्ट्रिंग मास सिस्टम क्या होते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है बेटा, स्ट्रिंग एंड पुली सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है बेटा, पुली यदि एक्सीलरेट करे तो क्या होगा, दो पुली को जोड़ दिया है तो क्या होगा बेटा। तो ये सारी चीज़ें मैं जस्ट बेटा इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद में मैं देने वाला हूँ। तब तक आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सारी हेडिंग के साथ। यहीं से शुरू करेंगे बेटा, नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स से शुरू करूँगा और पूरा डिटेल में विथ न्यूमेरिकल हर पॉइंट पर, हर हेडिंग पर बेटा एक ज़बरदस्त मैं आपको 4-5 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी फिजिक्स बहुत ही आसान होती है बेटा। चैनल को ना सब्सक्राइब हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप ही के लिए सब वीडियो दे रहा हूं कि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।